हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजन जेआरएफ। विजन जेआरएफ की आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी निशा राठौड़ मैम आपके साथ में फिर से राजस्थान सेट 2023 का जो पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस है उसका पार्ट 4 लेकर आ गई है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स ने इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, जो कि राजस्थान सेट 2023 की ही पेपर का डिटेल एनालिसिस है, वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। आज हम हमारा पार्ट 4 शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम हमारा जो आज का है ये पार्ट 4 हमारा जहां तक है लास्ट रहने वाला है। चाहे थोड़ी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, पर आपको एंड तक यहां पर बने रहना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन 117 है और 117 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू रहने वाला है इन सारे ऑप्शंस के अंदर। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज इंक्रीजिंग इन 1991। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1991 से बढ़ रही है। ऑप्शन बी हमारा यहां कहता है इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज डिक्रीजिंग सिंस 2002। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2002 से घट रही है। ऑप्शन सी इज इंडिया ट्रेड सरप्लस इज इंक्रीजिंग। सरप्लस ट्रेड के हमने जो हमारा पार्ट 3 वाली क्लास है उसमें भी बात की थी, क्वेश्चन आया था, आप जरूर देखिएगा उसे। सरप्लस इन इंक्रीजिंग, भारत का व्यापार अधिशेष बढ़ रहा है। इंडिया हैज ह्यूज ट्रेड सरप्लस इन करंट अकाउंट, भारत के चालू खाते में विशाल व्यापार अधिशेष है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया है वो कब से अपना जो वर्ल्ड ट्रेड है उसे इंक्रीज कर रहा है। अगर आप सभी को 1991 जो आपका 1991 के बारे में पता है, जब इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने यहाँ पे एलपीजी की जो नीति है, एलपीजी जो पॉलिसी है उसे क्या किया था, अपनाया था और एलपीजी को लागू किया था। एलपीजी में जो जी है इसका सबसे बड़ा यहाँ पे रोल रहने वाला है। जी से आपका अर्थ यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन का मीन्स आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, इसे हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण का तात्पर्य यही है कि अब जो पूरा विश्व है वो क्या है, वो एक दूसरे के साथ में समाहित हो गया है। अब सभी पूरे विश्व के अंदर सभी एक दूसरे के साथ में व्यापार को, अपनी नीतियों को साझा कर पाएंगे, अपने मूल्यों को साझा कर पाएंगे और सहमति के साथ क्या करेंगे, एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ में विश्व के अंदर हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करेंगे, हमारे व्यापार का आदान प्रदान करेंगे। और ये रणनीतियां यहां से जो भारत है उसने 1991 के बाद में अपनाई है। तो अगर हम इसके अंदर सीधा सा हमारा आंसर देखते हैं तो आंसर ए यहाँ पे सही रहने वाला है कि इंडिया शेयर वर्ल्ड ट्रेड इन इंक्रीजिंग सिंस 1991, 1991। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी क्या है, 1991 के अंदर बढ़ी है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 1991 से ही भारत ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई और उसके साथ में ही जो वर्ल्ड ट्रेड है, जो विश्व व्यापार है, उसके अंदर अपना पहला कदम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। हाउ डू पीपल डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में लोग जवाबदेही की मांग कैसे करते हैं। देखिए, जवाबदेही की मांग का अर्थ ये है कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, जो प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुनाव जीतकर संसद के अंदर बैठे हैं या राज्य विधानसभाओं में बैठे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बैठे हैं, तो वो क्या है, वो हमारे लिए अकाउंटेबल कैसे है, वो जनता के लिए जवाबदेही किस तरह से यहां पर रखते हैं। तो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जो लोग हैं अर्थात जो सिटीजन्स हैं वो जवाबदेही की मांग कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए हम देखते हैं, थ्रू बजट प्रोसेस। क्या वो बजट प्रक्रिया के माध्यम से जवाब मांगते हैं? थ्रू सिविल सोसाइटी एक्शंस, नागरिक समाज कार्यों के माध्यम से मांगते हैं? थ्रू इलेक्शन ओनली, क्या चुनाव के माध्यम से मांगते हैं? या थ्रू आपका थ्रू एजुकेशन ऑन स्ट्रीट्स, क्या केवल सड़कों पर आंदोलन के माध्यम से मांगते हैं? तो आपका देखिए, हम जहां तक देखें, एक तो बजट के माध्यम से किसी तरह की जो जवाबदेही है उसे नहीं मांगा जा सकता। साथ में देखिए, चुनाव तो क्या है, चुनाव तो हमारे यहाँ पे हर 5 ईयर्स में होते हैं। क्या एक बार चुनाव जीत जाने के बाद में क्या हमें 5 ईयर्स तक अब हमारे द्वारा चुने गए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से अपना कोई लेना देना नहीं होता है? जी नहीं। अगर हमारे लिए, जनता के लिए, अगर हमारे पास
पास में सड़कें टूटी हुई है, हमारे पास में सुख सुविधाएं नहीं है, अगर गरीबों के लिए हमारे पास में नई योजनाएं नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जवाबदेही मांग सकते हैं। तो चुनाव के माध्यम से यहाँ पे भी क्या होता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम ऑप्शन बी और डी देखें तो नागरिक समाज कार्यों के माध्यम से, थ्रू सिविल सोसाइटी एक्शन या थ्रू आपका आंदोलन के माध्यम से। तो आंदोलन क्या है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है। और बल्कि अगर हम जो सिविल सोसाइटी के एक्शंस है, सिविल सोसाइटी के एक्शंस क्या हो सकते हैं कि हम ग्रुप के अंदर हमारी बात को, अपनी बात को हमारे जो क्षेत्र का जो पार्षद है, जो सरपंच है या फिर जो सांसद है उसके पास रखें। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपके सिविल सोसाइटी एक्शन है, जिससे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या मांग सकते हैं, उसे अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं, जवाबदेही मांग सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, राष्ट्रीय हित, आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई, जो हमारा एनजीटी है या फिर जिसे हम कहते हैं आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनजीटी है आप सभी को पता है उसकी स्थापना कब हुई है। एनजीटी इज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 या 2010 के अंदर आपका जो राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना हुई है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे, और फैक्ट ऐसा है कि यूजीसी नेट के अंदर बहुत बार पूछा गया इससे पहले भी। तो आप ये देखिए कि पीवाईक्यूज भी आपके लिए यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट है, और मैं बल्कि कहूंगी कि आपका यहाँ पे 60 to 70% तो पीवाईक्यूज में से ही पेपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 120, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये कब हुआ, ये हुआ है आपका 1976 के अंदर, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है उसका एक छोटा स्वरूप क्या है, यहाँ पे उसका छोटा स्वरूप है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर आपका 42वां संविधान संशोधन। तो ये आपको जानकारी यहां से पता चली। आगे हम ऑप्शन ए देखते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन, क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपका फाइनेंस कमीशन बना है, नहीं। क्या लैंग्वेज कमीशन बना है, नहीं। क्या आपका एनजीटी बना है, अभी हमने देखा कि तो 2010 में बना है। तो क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या फिर आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जी बिल्कुल, आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इन ऑप्शंस में से क्या बना है, आपका क्या प्रावधान या किसकी स्थापना की गई, आपके यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया या प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। अब आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है। आप सभी को अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 323 ए है या फिर आपका 323 बी है, ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, ये दोनों ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जो स्थापना है, जो स्टैब्लिशमेंट है, आखिर क्यों की गई, या फिर आर्टिकल 323 है उसका संबंध किस चीज से है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, हाउ डज रॉबर्ट डहेल ट्रीट डेमोक्रेसी, या फिर आपका जो रॉबर्ट डहेल है वो लोकतंत्र के साथ कैसा व्यवहार करता है। इससे पहले हमारे पास भी एक रॉबर्ट डहेल का क्वेश्चन आया था, वहां हमने देखा था कि जो रॉबर्ट डहेल है वो सीधा किससे रिलेटेड है, वो आपका पॉलीआर्की से रिलेटेड है, या फिर जिसे हम बहुल तंत्र कहते हैं। तो बहुल तंत्र क्या है, पॉलीआर्की, और पॉलीआर्की किससे संबंधित है, पॉलीआर्की संबंधित है आपके रॉबर्ट डहेल से। तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट डहेल ने लोकतंत्र के साथ कैसा व्यवहार किया है, या फिर जो लोकतंत्र को जो रॉबर्ट डहेल है वो किस तरह से देखता है, क्या उसका लोकतंत्र को देखना नजरिया है, या फिर पॉलीआर्की और लोकतंत्र में यहाँ पे डिफरेंस कैसे। सबसे मेन चीज तो आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं हम, इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द एक्सप्लोइटेटिव इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। It should be the system of political freedom for all. It is treated as a political mechanism for which sufficient funds are available for taxation, borrowing from the market and
Okay. Option D is it is a mechanism, the essential function which is to maintain the equilibrium so that the principle of distributive justice remains undistributed. ऑप्शन हम हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार. ऑप्शन ए है हमारा, यह शोषक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली का एक रक्षा तंत्र है. ठीक है. ऑप्शन बी है, इसे सभी के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था होनी चाहिए. ऑप्शन सी है यहाँ पे, इसे एक राजनीतिक तंत्र के रूप में माना जाता है जिसके लिए कराधान, बाजार से उधार से पर्याप्त धन उपलब्ध है. ऑप्शन डी है हमारा, यह एक तंत्र है जिसका आवश्यक कार्य संतुलन बनाए रखना है ताकि वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत अबाधित रहे. ठीक है. एक बार मैं आपको एक बार ये समझा देती हूं कि आपका जो रॉबर्ट डहल है वो यहाँ पे कहना क्या चाहता है. देखिए, अगर हम रॉबर्ट डहल की बात करते हैं तो रॉबर्ट डहल क्या है, एक तो सबसे पहली चीज कि उन्होंने किस बारे में बात की है, उन्होंने यहाँ पे आपके बहुल तंत्र या फिर पॉलीआर्की सिस्टम की बात की है. तो आप सभी को सबसे पहले पॉलीआर्की सिस्टम को समझना होगा कि पॉलीआर्की जो है वो आपका लोकतंत्र से किस तरह से चेंज है, किस तरह से अलग है. देखिए, पॉलीआर्की सिस्टम के अंदर क्या होता है, पॉलीआर्की सिस्टम के अंदर एक तो सबसे पहले आपकी भागीदारी होती है. ठीक है. उसके साथ में ही आपका क्या होता है, आपकी समानता होती है. और उसके साथ में ही क्या होता है आपका यहाँ पे, उसके साथ में ही आपका वितरणात्मक जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो चीज भी यहाँ पे होती है. तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका, पार्टिसिपेशन, साथ में आपका यहाँ पे इक्वालिटी होना चाहिए, और साथ में आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो प्रणाली भी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम भी होना चाहिए. तो आई होप कि आपको यहाँ से पॉलीआर्की सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा. तो रॉबर्ट डहल क्या कहते हैं कि जो बहुल तंत्र है या जो पॉलीआर्की है वो आपके लोकतंत्र से इसलिए भिन्न है क्योंकि आपका जो लोकतंत्र है वो क्या है, कहीं ना कहीं जो आज का वर्तमान लोकतंत्र है वो वैसा नहीं है, क्योंकि वो सिद्धांतों में लोकतंत्र है लेकिन वो व्यवहारिक स्तर पर कैसा है, वो व्यवहारिक स्तर पर आपका बहुल तंत्र है या पॉलीआर्की है. क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो हित समूह मिलकर क्या है, एक दूसरे के जो हितों का साझा स्वरूप यहाँ पे देखा जाता है. हित समूहों का हम यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप कह सकते हैं. आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो लोग मिलकर क्या है, यहाँ पे जो आपका डेमोक्रेसी है उसे स्थापित करते हैं. इसलिए यह डेमोक्रेसी ना होकर क्या है, आपका बहुल तंत्र कहलाता है. मतलब बहुल तंत्र का मतलब है कि बहुत सारा ग्रुप है लोगों का और वो मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वह सभी इक्वल है और सभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं. तो आई होप कि आपको रॉबर्ट डहल का जो ये सिस्टम है ये समझ आ गया होगा. अगर हम इस क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमारा यहाँ से जितने भी ऑप्शन है उनमें से डी सबसे बेस्ट यहाँ पे बैठता है. और क्यों बैठता है, देखिए डी का सबसे सही उत्तर होने का कारण यह है कि इसमें लिखा गया है कि यह एक ऐसा तंत्र है जिसका आवश्यक कार्य संतुलन बनाए रखना है. संतुलन मतलब वही आपका एक तो हिस्सेदारी या पार्टिसिपेशन जो है, इक्वालिटी है, वो बनाए रखना है ताकि आपका जो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है वो क्या रहे, वो अबाधित रहे, वो क्या है, इजीली अवेलेबल हो सके, सभी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जो सिस्टम है वो सभी को मिल सके, सभी के लिए वहां पे न्याय का जो वर्ण है वो किया जा सके. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो एनालिसिस है रॉबर्ट डहल का जो पॉलीआर्की सिस्टम है वो समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 122 नंबर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें लिखा गया है कि फ्री मार्केट सोसाइटी इज बेस्ट सुटेबल फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम, हु सेड दिस. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री मार्केट सोसाइटी क्या होता है या मुक्त बाजार समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है, यह किसने कहा है. देखिए डेविड ईस्टन जो है वो क्या है हमारे, वो डेविड ईस्टन हमारे सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड है. ठीक है, आप सबको पता है. जॉन रॉल्स क्या है, ये जस्टिस से रिलेटेड है, आप सभी को पता होगा ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स.
उसके साथ ही हम देखें स्मिथ का इससे कोई लेना देना नहीं है। और फ्री मार्केट सोसाइटी की बात यहाँ पे कौन करते हैं, ये मिल्टन फ्रीडमैन करते हैं। और आपका जो ये मिल्टन फ्रीडमैन है ये आपके जो आपका लिबरलिज्म है उनसे रिलेटेड है। और ये कहना चाहते हैं कि जो फ्री मार्केट सोसाइटी होनी चाहिए, मुक्त बाजार जो होना चाहिए, उसमें जो मुक्त आपका बाजार है उस पे गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई रूल नहीं होने चाहिए, कोई नियम नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे व्यक्ति क्या हो, यहाँ पे जो व्यक्तिवादी स्थिति है ये इंडिविजुअल को सबसे मेन माना गया है। तो मिल्टन फ्रीडमैन क्या है, आपके फ्री मार्केट सोसाइटी के कर्ता धर्ता है, या फिर बेस्ट सुटेबल सिस्टम इन्होंने फ्री मार्केट सोसाइटी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, या फिर आपका जो सकारात्मक व्यक्तिवाद है यह शब्द किसने गढ़ा है। ये आपका PYQ है, कम से कम 1000 बार आपका क्या है यूजीसी नेट पे पूछा गया है। तो हम सभी को पता है CB मैकफरसन इसका राइट आंसर रहने वाला है। इनकी बुक का नाम भी यही है कि आपका पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं इसे, और इसने क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म भी कहा है। तो आपका सीधा सा आंसर यही रहने वाला है। 1 to 4 नंबर क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं। 1 to 4 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी शुड बी सेटिस्फाई। जो जॉन रॉल्स है उनके अनुसार जो आपका संवैधानिक लोकतंत्र को संतुष्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा इक्वल राइट्स टू ऑल, equal rights to all and inequality defined by the institutional structure. ऑप्शन बी है हमारा equal political and economic freedom to all, market oriented economy and working of demand and supply forces, market mechanism in which individual demands goods services as well as supplies them freely. हिंदी में एक बार हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सभी के लिए समान अधिकार और संस्थागत संरचना द्वारा परिभाषित असमानता। ऑप्शन बी है हमारा सभी के लिए समान राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था और मांग तथा आपूर्ति बलों के लिए कार्य प्रणाली। ऑप्शन डी है हमारा बाजार तंत्र जिसमें प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं सेवाओं की मांग करता है और साथ ही उन्हें स्वतंत्र रूप से आपूर्ति करता है। सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो जॉन रॉल्स की थ्योरी है, जॉन रॉल्स ने क्या कहा है हमारा, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है आपका, एक तो आपका जो समान अधिकार की बात कही है, जो आपका इक्वल जो राइट्स है, समान अधिकार की यहां पे बात की गई है। और साथ ही आपका जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर क्या कहा गया है, उसके अंदर आपका ये कहा गया है कि आपका जो अंतर सिद्धांत है या फिर जो डिफरेंस थ्योरी है, आपका यहाँ पे अंतर सिद्धांत या फिर जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस थ्योरी। आपकी डिफरेंस थ्योरी किसने दी है, आपकी डिफरेंस थ्योरी दी है यहां से जॉन रॉल्स ने। तो जॉन रॉल्स ने यहाँ पे दो जस्टिस के लिए नियम बताए हैं, रूल बताए हैं। फर्स्ट आपका एक तो सभी को समान अधिकार होने चाहिए, सभी को समान जो मूलभूत जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, सबको इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका फर्स्ट जस्टिस थ्योरी तो ये कहती है। और जो आपका सेकंड थ्योरी है वो क्या कहती है, डिफरेंस थ्योरी, कि आप मतलब इस तरह से लोगों में इनइक्वालिटी लेकर आओ। मतलब इनइक्वालिटी को भी जॉन रॉल्स ने यहाँ पे सही बताया है। और इनइक्वालिटी को सही बताने का अंतर ये है कि इनइक्वालिटी का मतलब है जो आपके पास में जो कम लाभान्वित लोग हैं, मतलब जिनके पास मतलब आप जो जिनके पास में सोर्सेज नहीं है, उन लोगों के लिए भी क्या है, आप अच्छे कार्य कीजिए, उनको भी क्या करिए, अवसर की समानता दीजिए, आपको राइट टू अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रदान कीजिए। ताकि क्या है, एक हम इसका सीधा सा एग्जांपल यहां से जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसे कह सकते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि जो पीड़ित रहे हैं इतने सालों से, जो बैकवर्ड रहे हैं या सोशली इकोनॉमिकली, उन्हें भी क्या करना है, उन्हें भी हमें समाज जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम है उसके इक्वल वहां पर लेकर आना है। तो उसके लिए हमने रिजर्वेशन दिया है। तो रिजर्वेशन एक तरीके से क्या है, वो इनइक्वालिटी तो है। तो इनइक्वालिटी को यहाँ पे जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, डिफरेंस थ्योरी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है उसमें सीधा लिखा गया है, जॉन रॉल्स के दोनों ही यहाँ पे रूल्स लिखे गए हैं जस्टिस के, कि इक्वल राइट्स टू ऑल एंड इनइक्वालिटी डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूशनल
स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वही है कि आपका जो सीधा रिजर्वेशन सिस्टम है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होने वाला है कि सभी के लिए समान अधिकार और संस्थागत संरचना द्वारा परिभाषित असमानता। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम यहां से देखते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, सब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इंडिया की परमाणु नीति किस पर आधारित है। ऑप्शन ए देखते हैं, हैविंग एटम बम टू अटैक नेबर कंट्रीज, क्या हमको पड़ोसी देश पे हमला करने के लिए परमाणु बम होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हम तो ऐसे है ही नहीं कि नेबर कंट्रीज पे हम अटैक करें, पाकिस्तान को छोड़कर। बिल्कुल आप सभी सहमत होंगे। ऑप्शन बी है, डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्या शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास करना है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम एक बार ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ यूरेनियम एंड सेलिंग एट हायर प्राइसेस, क्या यूरेनियम का शोधन और इसे उच्च कीमत पर बेचना है? नहीं, यूरेनियम का शोधन और उच्च कीमत पे बेचना कभी भी इंडिया का आपका न्यूक्लियर पॉलिसी में नहीं था, या नन ऑफ दीज, नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या रहने वाला है कि जो इंडिया है वो शांतिपूर्ण जो आपका परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास या फिर डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए काम करना चाहता है, और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वापस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे आ गए। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कंसिस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर जो डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वो क्या सिद्धांत है, उसका बेसिक जो थ्योरी है वो किस बारे में कहती है? तो ऑप्शन ए हम देखते हैं, नो फर्स्ट यूज, बिल्कुल, एंड नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट एनी स्टेट, किसी भी राज्य के खिलाफ परमाणु हथियारों का पहला उपयोग और उपयोग नहीं। देखो, न्यूक्लियर पॉलिसी जो इंडिया की है वो कहती है कि पहला उपयोग तो हम कभी नहीं करेंगे, मतलब हम कभी भी खुद से शुरू नहीं करेंगे न्यूक्लियर अटैक करना। लेकिन इसके साथ में ये क्या कह रहा है कि ये जो नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट एनी स्टेट, क्या हम किसी स्टेट के खिलाफ नहीं करेंगे? क्या चाइना अगर हम पे अटैक कर रहा होगा, पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा होगा, तो हम क्या कभी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारा सब फर्स्ट ये है न्यूक्लियर पॉलिसी में कि हम फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर कोई अटैक करता है तो हम उसे रिटर्न में फिर से जवाब देंगे। आप सभी को जो पिछली बार अभी पिछले साल जो हमारा हुआ था न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो युद्ध होने जैसी स्थिति थी, आप सभी को बहुत अच्छे से उसके बारे में पता होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहां से गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, नो फर्स्ट यूज, बिल्कुल नो फर्स्ट यूज है। नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस, या फिर आपका पहले उपयोग नहीं या गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं, न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध। देखिए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी यही है कि जो आपके परमाणु राज्य हैं, मतलब जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो उन पर क्या है, हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे, और साथ में हम फर्स्ट स्ट्राइक भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्टली राइट। सी भी देख लेते हैं हम, ऑलवेज यूज न्यूक्लियर वेपन व्हेन देयर वॉर अगेंस्ट चाइना, क्या ओनली चाइना के अगेंस्ट वॉर होगा तभी हम करेंगे? क्या यूएसए अगर हमसे वॉर करेगा, पाकिस्तान करेगा, तो हम नहीं करेंगे? तो ये भी क्या हो गया, यहां से गलत हो गया है। ऑप्शन डी इज चीन या पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होने पर हमेशा परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे, ऐसा है, जरूरी है। हम अगर हम पे कोई यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो हम क्या क्या रिटर्न स्ट्राइक जरूर करेंगे। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमारा, व्हाट इज सेड इन द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा शिमला एग्रीमेंट है, कि शिमला एग्रीमेंट क्या रहने वाला था। देखिए, शिमला एग्रीमेंट एक तो आपका 2 जुलाई 1972 को हुआ है, और इस एग्रीमेंट के साथ कौन कौन आया है? एक तो आपकी इंदिरा जी आई है, इंदिरा गांधी, प्लस आपका जुल्फिकार भुट्टो, इन दोनों ने क्या किया है, मिलकर यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट इसलिए था कि आपका 1971 में क्या है, एक नए बांग्लादेश का वहां पे
जन्म हुआ था या बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो बांग्लादेश के गठन के टाइम आपको सभी को पता है 1971 के अंदर इमरजेंसी भी लगी थी, और हमने क्या है बांग्लादेश को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प भी की थी। तो उन्हीं के बीच उसी टाइम पे पाकिस्तान और जो भारत है उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। तो मध्यस्थता या मेडिटेशन के लिए यहाँ पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो जो है वो पाकिस्तान से आई थी, इंदिरा गांधी जी यहाँ की उस टाइम पीएम थे, दोनों ने मिलकर 2 जुलाई 1972 को क्या किया है, शिमला समझौता किया है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, पीसफुल मेथड्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंक्लूड, संघर्ष समाधान के शांतिपूर्ण तरीकों में शामिल है। जब कहीं पे संघर्ष हो रहा है, मींस अटैक्स हो रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति है, तो उसके बीच में समाधान के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए इज नेगोशिएशन बट व्हेन दे फेल वॉर इज एन ऑप्शन, बातचीत लेकिन जब वे विफल होते हैं तो युद्ध एक विकल्प होता है। तो ये फिर आपका पीसफुल मेथड कैसे हुआ जब वॉर हो जाएगा, तो गलत। नेगोशिएशन, मेडिशन एंड द कॉन्सिलिएशन, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह है। देखिए तीनों ही क्या है आपके यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन है, तो आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही रह जाएगा। क्या केवल बातचीत से काम चल जाएगा, नहीं। क्या केवल सुलह और मध्यस्थता से काम चल जाएगा, नहीं। तो इन तीनों की क्या है जरूरत यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कहते हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय, ये क्वेश्चन तो हम आंख बंद करके भी आंसर कर देंगे, हमें ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हिंदी में तो इसका नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका, जॉन लॉक जी का क्या है ये बुक जॉन लॉक महाराज की है। तो हम सभी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को जॉन लॉक, आपके हॉब्स, आपके रूसो क्या है फिंगर्स पे रटे हुए हैं, और उनकी बुक्स भी, और नहीं रटे हुए हैं तो आपको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिप्रेजेंटिंग इट एज नॉन फेडरल। सबसे पहले तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता गैर संघीय के रूप में इसका प्रतिनिधित्व करती है। देखिए अगर आपको फेडरल पता है, अगर आपको फेडरल पता है या संघीय जो समानताएं हैं, जो संघीय विशेषताएं हैं इंडिया की, अगर आपको वो पता है, तभी उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आपका फेडरल का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन फेडरल हो जाएगा, या संघ का उल्टा क्या हो जाएगा, गैर संघ हो जाएगा। तो फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है आपका, पहले आपका यहाँ पे केंद्र सरकार रहेगी। फेडरल का मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी आपकी, उसके बाद में आपका यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो रहेगी, या फिर जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और फिर उसके बाद में क्या हो सकता है, आपका जो जो आपका ग्रास रूट लेवल पे है वो भी यहाँ पे रह सकता है। ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करें तो ग्रास रूट लेवल पे हमारा पंचायत या फिर हमारा जो नगर पालिका है, तो ये दोनों ही क्या है ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे क्या है, ये देखो एक हायरार्की हो गई ना यहाँ से, कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, और फिर लास्ट में आपका पंचायत या फिर जो लोकल बॉडीज है, नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटीज है, वो काम कर रही है। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो संघीय केंद्र संघ, जो फेडरल का मीन हो गया कि जो पावर का है, पावर का क्या है यहाँ पे, पावर का सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहने वाला है। एक मिनट आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। हेलो, एक्चुअली मेरा माइक आई थिंक कि शायद ऑफ होने वाला था, सो आई चेंज दिस। हेलो, ओके, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द राइट आंसर। तो अब आप देखिए कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड सिंगल सिटीजनशिप। तो आपको पूरा उल्टा देखना है कि आपका फेडरल से नॉन फेडरल कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फेडरल में तो क्या है आपका जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है,
तो लेकिन इसमें कैसे काम करेगा, तो आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फंक्शनल डिवीजन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। देखो अगर फंक्शनल डिवीजन या फिर राज्य और संघ के बीच कार्यात्मक विभाजन है तो वो तो क्या हो गया आपका फेडरल हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब क्या है कि वो बिना आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के यहाँ पे काम कर रही है, तो इसका मीन क्या हुआ, उसका मीन ये हुआ कि जो न्यायपालिका है वो फेडरल सिस्टम के अंदर काम कर रही है अगर वह बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो ये है ये भी गलत हो गया, गलत का मीन्स कि फेडरल में काम करी, पर हमें आंसर क्या निकालना है, नॉन फेडरल या गैर संघीय निकालना है। द्विसदन विधायिका, द्विसदन का मतलब दो सदन हो गए यहाँ पे, दो सदन आपके लोकसभा और राज्यसभा हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद में आपका स्टेट गवर्नमेंट है, तो दो द्विसदन या जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वो भी किसका एक गुण है या किसकी क्वालिटी है, ये भी आपके फेडरल की क्वालिटी है, तो नॉन फेडरल तो नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है कि यहाँ पे मजबूत केंद्र होता है और एकल नागरिकता होती है। कैसे मजबूत केंद्र होता है आपका, मजबूत केंद्र होने का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब आपका यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उतना अच्छा काम कर पाएगी, क्या पंचायती राज उतना अच्छा काम कर पाएंगे, बल्कि क्या होगा नॉन फेडरल सिस्टम के अंदर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रहने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सारी की सारी जो पावर्स है उसको क्या है सेंट्रलाइज करके रहने वाला है, और इस सेंट्रलाइज सिस्टम से ही क्या होगा नॉन फेडरल सिस्टम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और नॉन फेडरल सिस्टम का सबसे अच्छा एक रूप ये भी होता है कि यहाँ पे क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है या फिर एकल नागरिकता होती है। देखिए अगर हम फेडरल का एक बहुत अच्छा उदाहरण ले तो फेडरल का अच्छा उदाहरण है यूएसए। जब आप यूएसए में रहते हैं, यूएसए के जो वहां के सिटीजन्स होते हैं उनके पास में एक तो यूएसए की अलग से सिटीजनशिप होती है और साथ में जिस स्टेट के वो है उसकी भी एक अलग सिटीजनशिप होती है। तो यूएसए में क्या है आपका, यूएसए में आपका यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, क्या है आपका ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूएसए है वो क्या है, वो फेडरल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, हु क्लासिफाइड डेमोक्रेसीज इनटू द एंग्लो अमेरिकन एंड कॉन्टिनेंटल यूरोपियन टाइप्स। देखिए सीधा सा है, जिसको पता है कि एंग्लो अमेरिकन क्या होता है या कॉन्टिनेंटल यूरोप टाइप्स है जो डेमोक्रेसी का है, वो किसने दिया है, वो आमंड ने आपका दिया है। देखिए अगर हम एंग्लो अमेरिकन की बात करें तो एंग्लो अमेरिकन के अंदर क्या है, सबसे पहले तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका यूएसए और आपका यूके। इसके अंदर क्या होता है आपका, यूएसए और यूके के अंदर, वन सेकेंड, यूएसए और यूके के अंदर क्या होता है आपको, एक तो होमोजेनस जो होती है, होमोजेनस सिस्टम होता है, सबके लिए समानता होती है, ठीक है आपका, एक तो आपका सबके लिए समानता होती है यहाँ पे, साथ में आपका क्या होता है, साथ में आपके यहाँ पे जो स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है वो पाई जाती है, आपकी स्थिरता पाई जाती है यहाँ पे, और साथ में क्या पाई जाता है यहाँ पे, सहमति पाई जाती है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन सिस्टम, जो एंग्लो इंडियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है वो ये होता है। और अगर हम यहाँ पे आपका जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, आपका यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में क्या होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेड सोसाइटी होती है, फ्रेगमेंटेड यहाँ पे सोसाइटी होती है, या फिर जिसे हम खंडित कहते हैं, क्या कहते हैं हम, खंडित समाज यहाँ पे पाया जाता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, एंग्लो अमेरिकन और साथ में आपका क्या है जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, ये टाइप्स किसने बताए हैं आपके, ये आपके जी आलमंड ने बताए हैं या गैब्रियल एलमंड ने बताया है। साथ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में कि दोनों टाइप डेमोक्रेसी के हैं, तभी हो पाएगा। आपका जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो थ्योरी है उसके कंपैरेटिव वाले पार्ट्स जो है उसके अंदर जाके पढ़िए आप आमंड को, आपको ये थ्योरी यहां से दोनों पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 132, वापस आपका आमंड आ गया, आमंड की कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन आए इस पेपर के अंदर, तो आप नोटिस कीजिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। गैब्रियल आलमंड मॉडल द एंग्लो, ये देखिए फिर से वही एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम।
आपको अभी मैंने बताया कि एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होगा, एक तो भागीदारी बहुत अच्छी होगी, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होगा, सब सहमति से काम करेंगे, सबके जो थॉट होंगे, जो आइडियोलॉजी होगी वो भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, और होमोजेनस सोसाइटी होगी, समरूप होंगे सब पूरा समाज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, जो एंग्लो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में जो राइट ऑप्शन है वो बताना है। देखिए, इज कैरेक्टराइज्ड द अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज, ये है सत्तावादी प्रवृत्तियों की विशेषता है। क्या सत्तावादी जो प्रवृत्ति है या अथॉरिटेरियन है, उसके अंदर आप बताओ क्या लोगों की सहमति जरूरी है? नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, यहां से सीधा गलत हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इस कैरेक्टराइज बाय मल्टी वैल्यूड पॉलिटिकल कल्चर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मास वेलफेयर, यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जन कल्याण के आधार पर बहुमूल्यवान राजनीतिक संस्कृति द्वारा अभिलक्षित होता है। जो मैंने अभी आपको पहले एंग्लो अमेरिका के जितने भी यहाँ पे टाइप्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग देखिए, आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही रहने वाला है। सी भी देख लेते हैं, बाजार उन्मुखीकरण की एक प्रणाली है, बाजार उन्मुखीकरण के बारे में तो बात ही नहीं की है। ऑप्शन डी है हमारा, एक ऐसी प्रणाली है जहां गोरों को छोड़कर सभी मानवाधिकार के हकदार है। आप ही बताइए, आमंड खुद मतलब व्हाइट मैन है, तो क्या वो गोरों को छोड़कर सभी मानवाधिकारों के हकदार है? ये पॉइंट यूजलेस है यहाँ पे। तो जिस स्टूडेंट में कॉमन सेंस है तो डी तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 113 हम यहाँ से देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? ऑप्शन ए हम देखते हैं, सबसे पहले आपको अधिनायकवादी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहां पे होगी जहां पे आपका टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कम्युनिकेशन इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एजेंसीज? ये तो आपका समझ में आता है कि संचार सरकारी एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी से तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वही वापस रॉन्ग। वॉलेंट्री एसोसिएशन आर नॉट अलाउड टू एग्जिस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपको मिलेगा अधिनायकवादी राजनीतिक समाज में? तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन डी है हमारा, कम्युनिकेशन इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, coercive force is monopolized by a rational bureaucracy, चार सरकारी एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एक तर्क संगत नौकरशाही निग्रह बल पर एकाधिकार होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो अधिनायकवादी समाज है उसके बारे में पता होना चाहिए। अधिनायकवादी समाज आप एक तरह की सोचिए कि तानाशाह जो है वही डिक्टेटरशिप का ही एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट है। और डिक्टेटरशिप का मीन यहाँ पे क्या है कि आपका एक तो जो मीडिया है वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंट्रोल्ड होगा। और वो किससे कंट्रोल्ड होगा? मीडिया आपका कंट्रोल होगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा। मींस क्या है कि अगर गवर्नमेंट क्या है, अगर लोगों के सिटीजन्स के अधिकारों का हनन कर रहा है, अगर उनके राइट्स को अबॉलिश कर रहा है, तो मीडिया उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। अगर हम आप इसका सीधा सा एग्जाम्पल देखें तो आप सभी ने अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, पार्टी क्या है, एक तरीके से वो मीडिया का एक रूप है कि हम क्या है, हम सोशल मीडिया के द्वारा भी अपने गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं, या फिर जो हमारी जो डेली की जो जरूरतें हैं उन पे काम करने के लिए भी हम गवर्नमेंट से मांग कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, जवाबदेहिता मांग सकते हैं। लेकिन आपका जो अधिनायकवादी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपका सीधा सा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, 134, पॉलिटिकल राइट्स आर रिलेटेड विद, जो पॉलिटिकल राइट्स है, राजनीतिक अधिकार है, वो किससे संबंधित है? सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। सीधा देखो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब ही यही है कि जो हम राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके अंदर भागीदारी करें, हम चुनावों के लिए खड़े हुए, हम जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स है उनकी मांग करें, पॉलिटिक जो हम रिप्रेजेंटेशन कर सके, हम इलेक्शन के लिए लड़ सके, हम वोट डालने जा सके।
तो यही क्या है आपका पॉलिटिकल राइट है। तो ये क्या है, राज्य के मामलों में नागरिकों की भागीदारी। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडिविजुअल राइट्स आर एंजॉयड एंड प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन। जो आपके इंडिविजुअल राइट्स है या फिर जो आपके व्यक्तिगत अधिकारों का आनंद और रक्षा तभी होती है, कब होती है? द स्टेट फुली कंट्रोल द मार्केट। क्या राज्य पूरी तरह से बाजार को नियंत्रित करता है? क्या बाजार और इंडिविजुअल राइट का कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। देयर इज इनफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ सेफ गार्ड राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा है। बिल्कुल, आपका फ्रीडम, जो राइट ऑफ फ्रीडम है, आपका राइट टू इक्वालिटी है, उसके लिए क्या है, आपके पास बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन है। और वही क्या है आपका जो इंडिविजुअल राइट्स की बात यहाँ पे करता है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, बिल्कुल सही रहने वाला है। ऑप्शन सी भी हम देख लेते हैं कि राज्य का एक प्रमुख होता है जिसके पास लोगों के कल्याण के संबंध में निर्णय लेने की सभी शक्तियां होती है। क्या मोदी जी आपके कल्याण से संबंधित सभी बात कर पाएंगे? क्या मोदी जी आपको आकर कहेंगे कि आप सेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, या फिर आप राठौड़ मैम से क्लास लीजिए, या फिर आप विजन जेआरएफ की जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपना पढ़ाई को शुरू कीजिए? नहीं, वो तो नहीं कहेंगे। लेकिन आपको तो अपने हित के बारे में पता है ना, तो आपको अपने हित के बारे में पता होने के नाते क्या है, तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो संबंध, जो सभी शक्तियों का आपके हित के लिए निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? वो राज्य के प्रमुख के पास है। तो नहीं जी, हमें अपनी शक्ति, अपने जो अपने हित के लिए हमें क्या है, खुद को ही काम करना पड़ेगा। तो हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, या किसी राज्य प्रमुख की शक्तियों की जरूरत नहीं है। तो हम अपना हित क्या है, खुद साध सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। कल्याण राज्य के लिए व्यक्ति के योगदान द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया यहाँ पे गलत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज रॉन्गली बीन एट्रीब्यूटेड टू अरिस्टोटल। एरिस्टोटल के लिए आपका किस कथन के लिए अरस्तु को गलत श्रेय दिया जाता है? या फिर हम इसका मीन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एरिस्टोटल के जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड यहाँ पे नहीं है? ऑप्शन ए, स्टेट हैज ऑर्गेनिक नेचर। राज्य में जैविक प्रकृति है। बिल्कुल, अरस्तु ने कहा है कि राज्य क्या है, एक जैविक है या ऑर्गेनिक स्टेट है। बी क्या है, स्टेट इज ए रैशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर ओन वेलफेयर। जो राज्य है मनुष्य द्वारा अपने कल्याण के लिए बनाई गई एक तर्क संगत संस्था है। बिल्कुल, अरस्तु ने यही कहा है। स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। राज्य सभी संघों में उच्चतम है। ये तो आपका पीवाईक्यू है और ये कोटेशन बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इज स्टेट इज ए डिवाइन क्रिएशन। राज्य एक दिव्य रचना है। बिल्कुल नहीं, अरस्तु ने कभी ये नहीं कहा है कि जो राज्य है या जो स्टेट है आपका वो ईश्वर ने बनाया है। तो यहाँ पे आपका जो अरस्तु से रिलेटेड जो गलत ऑप्शन था या गलत स्टेटमेंट था, ऑप्शन डी रहने वाला है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इलेक्शन ऑफ पंचायती राज बॉडीज आर कंडक्टेड इन इंडिया। किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत में पंचायती राज निकायों के चुनाव होते हैं? चुनाव से संबंधित आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, पंचायती राज का जितने भी आर्टिकल्स है उन सब में आपका फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यही है कि 243 के क्या है आपका, 243 के क्या है आपका, स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ये आर्टिकल रहने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपका जे है वो अकाउंट से रिलेटेड है, ऑडिट ऑफ अकाउंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट 243 जे। 243 एल आपका यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड रहने वाला है, जो आपके एक मिनट, जो आपका यहाँ पे संघ प्रशासन, जो संघ क्षेत्र है या यूनियन टेरिटरीज है, उसमें पंचायती राज सिस्टम कैसे होता है, या और इसके अंदर जो है आपका एक्सक्लूडेड एरिया है, जिन क्षेत्रों में पंचायती राज जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं, या फिर जो एक्सेप्ट जो एरियाज है, एक्सक्लूडेड एरियाज है, उनके बारे में एम में बात की गई है। तो 243 के क्या है आपका, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन रॉन्गली एट्रीब्यूटेड
टू मैकियावेली, मैकियावेली को निम्नलिखित में से किस कथन के लिए गलत श्रेय दिया जाता है? मीन्स कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मैकियावेली से रिलेटेड नहीं है। अ प्रिंस शुड बॉदर अबाउट द मॉरलिटी ऑफ द मीन्स, एक राजकुमार को साधनों की नैतिकता के बारे में चिंता करनी चाहिए। देखो, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका, वैसे मैंने जो आंसर टिक कर रखे हैं वो आपका जो ऑफिशियल राजस्थान सेट 2023 का जो आंसर की थी उसी से है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो इसका आंसर है वो रॉन्गली फ्रेम किया गया है, क्योंकि एक राजकुमार को साधनों की नैतिकता के बारे में चिंता करनी चाहिए, बल्कि मैकियावेली ने तो अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो राजकुमार है या जो प्रिंस है उसे कभी भी मॉरलिटी के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे जो सबसे सही लगे वो काम करना चाहिए, चाहे वो गलत रास्ते से होकर ही क्यों ना जा रहा हो। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में कमेंट, अगर आपको इस बारे में कोई नॉलेज हो कि क्या ये ऑप्शन डी ही इसका सही है, तो एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा। इसको हम स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां से, पॉलिटिकल पार्टीज आर डिस्पेंसिबल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ, राजनीतिक दल किसके पास सफल संचालन के लिए अत्यावश्यक है? आपके पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत कहां पड़ती है? आप एक बात बताओ, क्या पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत आपको डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों में पड़ती है? देखो, डेमोक्रेसी में तो पड़ती है, हमें पता है, क्योंकि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकल पार्टीज भी है। आप सबको पता है ना, आपकी कांग्रेस, बीजेपी और जो जितने भी आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उन सब के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर अगर पार्टीज होगी तो आप ये बताओ कि कंपटीशन नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप होगा कौन? कोई नहीं हो सकता, वो तो एक सिंगल पर्सन या सिंगल एक ग्रुप ही तो होता है ना। तो ये तो क्या है, गलत हो गया। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप की बात करें तो आप एक बार बताओ, चाइना जो है, हम सबको पता है कि चाइना में क्या है, चाइना में आपका सिंगल पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम के अंदर क्या यहाँ पे आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है? जब एक ही पार्टी है तो पार्टीज का ग्रुप कैसे होगा? तो ये भी क्या है, गलत। ऑप्शन सी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमें बिल्कुल पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा वर्क करती है, तो सी यहाँ से सही होने वाला है। और डी है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, तो सैन्य तानाशाही में भी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से हमारा ऑप्शन सी डेमोक्रेसी सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 140, द चीफ बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इज, प्रत्यक्ष चुनाव का मुख्य लाभ क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव का मुख्य लाभ क्या है, हमें पता रहना चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं, द पीपल बिकम मोर कंसाइज अबाउट देयर बेनिफिट्स, क्या लोग अपने लाभों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं? जब हम हमारे जो राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब हम वहां अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली वोट देके आते हैं, या फिर लोकसभा के चुनाव के अंदर हम वोट देके आते हैं, तो क्या हम हमारे लाभों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं? तो ये ऑप्शन एक तरीके से नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। द रिप्रेजेंटेटिव बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू द पीपल, जो प्रतिनिधि लोगों के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी बन जाते हैं या मोर रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार बताओ कि हमारे जो एरिया के लिए, हम जब अपना राज्य विधानसभा के जो स्टेट लेजिस्लेटिव के चुनाव में हमारे एरिया से हम किसी एक पर्सन को एज अ रिप्रेजेंटेटर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बना के वोट देकर उसे जिताते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे उस एरिया का जो पार्ट बन के वो क्या करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बात करता है, हमारी जो परेशानियां उनको बताता है। तो वो क्या होता है, हमने उनको वोट दिया तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे और ज्यादा उत्तरदायी हो जाएंगे। तो इसका आंसर बी जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं कि मतदाता हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए सौदा करते हैं, ये तो खुद ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो गलत हो जाएगा। और मतदाता राष्ट्र की परवाह नहीं करते लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ की परवाह करते हैं, कि जी नहीं, ऐसे बात नहीं है, कि जो हमारे वोटर्स हैं वो भी क्या करते हैं, जो नेशन है उसके बारे में केयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 आपका, आर्टिकल 37A प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ, जो आपका आर्टिकल 37A है वो क्या है, किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्राप्त करता है? देखिए स्टूडेंट्स, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्टिकल आपका 371 है
बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन आता भी कैसे है इसका, 37A, फिर बी सी डी जे पूछ लेगा आपका। तो मतलब बीच में जितने भी आपके इस ABCD है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं PYQs में पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक बार के लिए, आप मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, और फिर उसके बाद मैं आपको इस आर्टिकल 371 को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए, आप सभी को पता है आंसर यहाँ पे जो ब्लू है वो इसका सही आंसर है, जो कि ऑफिशियल आंसर की से मैंने लिया है। तो आर्टिकल 371A का आंसर तो क्या रहने वाला है, यहाँ पे नागालैंड रहने वाला है। लेकिन आप सभी को मैं इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए, पहले तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पूरा एक बना रखा है चार्ट कि आपका कौन से का कौन सा यहाँ पे होने वाला है। मीन्स क्या होगा यहाँ पे आपका कि 371 में आप देखिए, सिर्फ अगर हम आर्टिकल 371 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात यहाँ पे रहने वाला है। आगे हम देखें 371A के अंदर क्या आता है, नागालैंड आता है। आर्टिकल 371B में क्या आता है, आसाम आता है। 371C में आपका मणिपुर आता है। 371D में आपका डी और ई यहाँ पे दोनों ही क्या आते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश आता है। 371F में आपका सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा और जे के अंदर कर्नाटका। और आपका मोस्टली जो एग्जाम के अंदर सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 371C के अंदर कौन सा स्टेट है, या 371H के अंदर कौन सा स्टेट है, 371 ओनली 371 आर्टिकल कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन आपकी जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार आपका PYQ में देखा गया है। तो आपको मैं यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूं, तो आप सभी इस ट्रिक को अपने जो नोट्स है उसके अंदर ऐड कर लीजिए। सबसे पहले मैं ट्रिक लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ से याद करवाती हूँ, ठीक है। ये है आपका महाजी, NAM, साथ में आपका A+P, साथ में आपका श्री मान अरुण, और आपका जी, और ये सीधा रहने वाला है यहां से कर्नाटका। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए कि महाजी महाजी का क्या नाम है। आप इसे याद ऐसे कीजिए कि महाजी का नाम क्या है। सबसे पहले तो ये कि महाजी का नाम क्या है, और महाजी का नाम क्या है, AP। अगर आपको पता हो कि हमको सबको है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर यहां से बनना है, तो AP को हम यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बोलेंगे, या फिर AP आप बोल सकते हो, ठीक है। तो महाजी का नाम क्या है, महाजी का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान अरुण जी, और वो कहाँ रहते हैं, वो कर्नाटका में रहते हैं। तो आप फिर से याद कीजिए कि महाजी का नाम क्या है, महाजी का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान अरुण जी, और वो कहाँ रहते हैं, वो कर्नाटका में रहते हैं। तो अब हम याद कर लेंगे क्या क्या इसका रहने वाला है। तो आप देखिए, आर्टिकल 371 क्या है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात। तो महाराष्ट्र का महा और गुजरात का यहां से जी, तो महाजी, ठीक है। 371B, 371C और D असम, मणिपुर, और आपका सॉरी ए है आपका नागालैंड, बी है असम, और सी है आपका मणिपुर। तो एन, नागालैंड का एन, असम का ए, और मणिपुर का एम, तो NAM। तो NAM को हमने क्या कह दिया, हमने यहां से नाम कह दिया। अब आप एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे 371D और 371E, जो D और E है ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, ये दोनों ही आपके अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब दो आर्टिकल मिलके क्या कर रहे हैं, D और E मिलके अरुणाचल प्रदेश बना रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश बना रहे हैं, सॉरी आपका D और E मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश बना रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में भी क्या है, दो वर्ड है आपके, आंध्र प्लस प्रदेश।
और यहाँ पे भी क्या है, आपके दो आर्टिकल है डी और ई। तो आंध्र प्रदेश का हो गया ए प्लस पी आंध्र प्रदेश। ठीक है, एफ है आपका सिक्किम, तो सिक्किम का एस मतलब श्री मैंने यहाँ पे माना है, और जी का मिजोरम है यहाँ पे, तो एम से यहाँ पे इसको मैंने मान मान लिया है। ठीक है, तो सिक्किम से श्री और मिजोरम से मान। उसके बाद में हम देखते हैं एच से है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को मैंने सीधा सीधा यहाँ पे अरुण रख लिया है। आई से है आपका गोवा, गोवा में आपको मैंने जो गोवा का जी है उसे जी रख लिया है सिंगल। और जे से है आपका कर्नाटका, और कर्नाटका को तो मैं पूरा ही कर्नाटका बोल रही हूं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि महाजी का नाम क्या है, महाजी का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान। हम किसी बड़े पर्सन को श्रीमान कह के तो कहते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर उनकी पोस्ट हो गई। तो महाजी का नाम क्या है, महाजी का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान अरुण जी, जो कहाँ रहते हैं, जो कर्नाटका में रहते हैं। तो आई होप कि आपको 371 जो आर्टिकल है अब आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको सीधा सा काम करना है, पहले सीक्वेंस में इसे लिखना है, उसके सामने ये सारे के सारे स्टेट्स लिखने हैं, उसके सामने ये पूरी ट्रिक लिखनी है, और ट्रिक लिखने के बाद में आप फिर से एक बार खुद से क्या कीजिएगा, आप खुद से एक बार सिंगल सिंगल यहाँ पे आर्टिकल को लिख के उनके सामने जो इनके आंसर है, जो स्टेट्स है, उन्हें लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रिक आपको राठौड़ मैम भी बता सकती है, और आपको इसे नोट में अपना अपडेट करना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं, और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने 2 से 3 बार इसे लिख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, आर्टिकल 142 आपका 142 आर्टिकल आपका है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन। जो आपका संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन का आपका कौन सा आर्टिकल रहने वाला है, किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन कर सकते हैं, तो आपका आर्टिकल 368 यहाँ पे क्वेश्चन है। बहुत ही बच्चा क्वेश्चन यहाँ पे ये रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143, on whom the special provision relating to the certain classes under the constitution of Indian are applicable। भारत के संविधान के तहत कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान किन पर लागू होते हैं। कुछ वर्गों, जो स्पेशल प्रोविजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो स्पेशल प्रोविजन में आप सभी को पता है कि आपका रिजर्वेशन के अंदर अगर हम स्पेशली अभी देखते हैं, रिजर्वेशन में जो स्पेशल प्रोविजन है वो किसको दिए गए हैं, वो आपके SC ST और जो OBC है, जो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग है, उससे रिलेटेड ये स्पेशल प्रोविजन रहने वाले हैं। तो देखिए SC ओनली ST नहीं है, ओनली SC ST नहीं है, तो सीधा क्या आंसर क्या है, SC ST एंड बैकवर्ड क्लास, जिसे हम OBC भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, इंडिया इज ए सेकुलर नेशन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव दैट। जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान के कौन से अनुच्छेद इसे सिद्ध करते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये हो गया, सेकुलर होने का अर्थ ये कि हमारा जो राज्य है, या फिर हम जिसे हम नेशन कहते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, हमारा कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। मतलब हम सिर्फ हिंदू नहीं है तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, सिर्फ सिख नहीं है तो सिर्फ ईसाई भी नहीं है। मीन्स क्या है, हम सेकुलर हैं, हम सभी धर्मों के लिए क्या है, समान सद्भावना रखते हैं। और आपका आर्टिकल 25 to 30 क्या है, इसी से रिलेटेड है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। और इन 5 आर्टिकल के अंदर क्या है, इस तरह की विशेषताएं या क्वालिटीज ऑफ सेकुलर इंडिया की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, through which constitutional amendment power for declaring emergency in the country for internal disturbance was deleted and the word was replaced by armed rebellion। किस संविधान संशोधन के माध्यम से देश में आंतरिक गड़बड़ी के लिए आपातकाल घोषित करने की शक्ति को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द से बदल दिया गया। ये आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन आंसर जो बी है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया। जो आपका इमरजेंसी से रिलेटेड जो आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द था उसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाकर आपका आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे कर दिया गया। ये आपका जो है, ये आपका जो सबसे पहले जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने यहां से ये काम या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, जिसे हम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 146, द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ द अथॉरिटी
states that the legitimacy of superior authority is based on. प्राधिकार का स्वीकृत सिद्धांत कहता है कि किसी वरिष्ठ के अधिकार की वैधता आधारित है। देखिए, इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपकी टीचर हूं, मैं टीचर हूं आपकी, तो आप स्टूडेंट्स हैं, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, वैसे देखिए एक टीचर जो होता है वो जिंदगी भर के लिए स्टूडेंट ही होता है, क्योंकि हमें भी रोज कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती हैं और स्टूडेंट बन के ही जिंदगी बहुत अच्छे से बिताई जा सकती है। तो एज अगर हम जस्ट एक बात करें फॉर्मल वे के अंदर, तो अगर मैं सुपीरियर हूं आपसे और आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं, आप मुझसे किसी ना किसी पोस्ट में थोड़े से छोटे हैं, हम मुझसे अधीनस्थ हैं और मैं आपके सबॉर्डिनेट हूं, तो आप मेरी बात, अगर मैं, मेरी बात की वैल्यू कब होगी? अगर मैं बॉस हूं तो मेरी बात की वैल्यू तभी होगी जब मेरे सब जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या करे, मेरी जो बातें हैं उनकी वैल्यू करे, उनको माने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ही क्या कह रहा है कि जो अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्टेट्स दैट द लेजिटिमेसी ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन, कि वरिष्ठ के अधिकार की वैधता किस पे आधारित होती है? वह तभी आधारित होती है जब अधीनस्थ द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए, द एक्सेप्टेंस लेंट बाय द सबॉर्डिनेट्स। अगर बॉस ने बहुत सारी बातें कह दी और सबॉर्डिनेट जो है वो बात ही नहीं मान रहे, तो क्या वो आपका एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी होगी? जी नहीं। तो आपके जो अधीनस्थ है, सबॉर्डिनेट्स, बॉस की जब बात मानेंगे तभी क्या होगा, वो एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, द डेमोक्रेटिक और द पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज हाईलाइटेड बाय, नेतृत्व की लोकतांत्रिक या सहभागी शैली को किसके द्वारा उजागर किया गया है? जो आपका पार्टिसिपेटिव स्टाइल होता है लीडरशिप का, सीधा सा आपको पता है ये आपका ह्यूमन जो रिलेशन है, जो आपका ह्यूमन रिलेशन की बात करता है। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड कौन है। ह्यूमन इससे रिलेटेड है आपके एल्टन मेयो। आपके जो एल्टन मेयो है वो क्या है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बात करते हैं। तो सीधा सा आपका यहां से आंसर क्या हो गया है, पार्टिसिपेटिव आपका स्टाइल का मानव संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नहीं है, 149 एक्चुअली है। ठीक है, सेकंड लास्ट हो गया ये क्वेश्चन हमारा। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज एट्रीब्यूट टू, जो राजनीतिक विचारधारा के पतन का कारण क्या हुआ? देखिए, अगर हम डैनियल बेल का जो आइडियोलॉजिकल, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल जो डेक्लाइन देखते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डैनियल बेल ने ये बात बोली थी। क्या बोली थी? कि आपका क्या हो रहा है, डेक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी हो रहा है, डेक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, जो आपका विचारधारा है उसका पतन हो रहा है। तो डैनियल बेल का के द्वारा जो विचारधारा के पतन की बात की गई थी, उसमें आपके सीधे से दो पॉइंट थे कि एक तो आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, और साथ में आपका जो इंटरनेशनलिज्म है या अंतरराष्ट्रीयवाद बढ़ रहा है, इसलिए आपका क्या हो रहा है, विचारधारा का अंत हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, वैश्वीकरण की वजह से या इंटरनेशनलिज्म की वजह से क्या हो रहा है, जो चीजें हैं, जो संबंध हैं, वो स्मूथ होते जा रहे हैं। लोग कुछ आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ने से बेटर सबके साथ जो सबका विकास वाली बात है उसको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो इसलिए डैनियल बेल है, उन्होंने ये दो पॉइंट दिए थे जिसकी वजह से यहाँ पे डेक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी हो रहा है। तो आपको ये रटना ही पड़ेगा कि डैनियल बेल ने वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीयवाद को क्या कहा है, विचारधारा के पतन के कारण बताए हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल enshrined in the Constitution of India are based on the concept that, भारत के संविधान में निहित व्यक्तियों के मौलिक अधिकार इस अवधारणा पर आधारित है कि, किस अवधारणा पर आधारित है व्यक्तियों के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए इज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द राइट बट द राइट्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडिविजुअल्स, संविधान अधिकार नहीं देता लेकिन अधिकार व्यक्तियों द्वारा संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा, संविधान भगवान का उपहार है। बताइए, क्या भगवान का उपहार है? क्या भगवान ने, देवी देवता ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ संविधान बनाओ? तो ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इट इज नॉट द गॉड गिवन गिफ्ट, तो ये तो आपका गलत।
सी है आपका संविधान अधिकार देता है, और यदि संविधान संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार वापस ले लिए जाते हैं तो इसे सभी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट, ठीक है, एंड इफ द राइट सो गिवन आर टेकन बैक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपके जो राइट्स है उससे वापस ले लिया तो क्या वो आपके लिए स्वीकार होने चाहिए? तो आप ये बताओ फिर, आपका जो इंडिया के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो बात थी, बेसिक स्ट्रक्चर जो मॉडल था, वो कैसे काम करेगा भाई जब हमारे अधिकारी हमसे वापस ले लेंगे? तो ये तो क्या हो गया है, ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत हो गया है। ऑप्शन डी देख लेते हैं एक बार। द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल फॉर द स्टेट एंड द स्टेट इज सुप्रीम, नॉट द सोसाइटी और द इंडिविजुअल। संविधान राज्य के लिए मौलिक है, ठीक है, राज्य सर्वोच्च है, न कि समाज या व्यक्ति। जब आपके समाज और व्यक्ति ही सर्वोच्च नहीं है और स्टेट इज सुप्रीम अथॉरिटी, तो आप मुझे ये बताओ कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को हम यहाँ पे किस तरह से बताएंगे? जब स्टेट अथॉरिटी है, व्यक्ति और समाज की कोई बात नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई। तो ऑप्शन डी भी अपने आप गलत हो गया। तो यहां से ऑप्शन ए क्या है, अपने आप सही हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, और ऑप्शन को आप यहाँ से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हर फैक्ट याद हो, आप कई बार जो कंसेप्ट है उनसे भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप सभी का जो राजस्थान सेट 2023 का जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा जो डिटेल एनालिसिस था उसका पार्ट 4 आज खत्म हो गया है। साथ ही आपका जो पार्ट 4 के साथ ही जो हमारा पूरा पेपर था जो हमने पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व किया है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आप मुझे सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो ये सीरीज थी इस तरह के राजस्थान सेट के जो पॉलिटिकल साइंस पेपर सॉल्व करने की, वो आपको कैसी लगी, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि 2026 में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। और अगर आपने अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो विजन जेआरएफ आपके साथ में है, और राजस्थान सेट 2026 तो हम किसी भी हालत में क्रैक करके रहेंगे। और पॉलिटिकल साइंस की स्पेशलिस्ट निशा राठौड़ मैम भी आपके साथ में जरूर है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर भी कीजिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।